हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का, आप में से कुछ स्टूडेंट थे जिनका री एग्ज़ाम लग गया था एसएससी जीडी का, तो उनके लिए हमने यहाँ पर 10 वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए कहा था, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम पीछे 52 शिफ्ट यानी कि 52 शिफ्ट में हुए हैं उन सभी का निचोड़ रहने वाला है। और हो सकता है, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एग्ज़ाम इन्हीं सारे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने को मिले जीके जीएस का। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो करवा रखे हैं, ये आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। 10 वीडियो मैं आपको करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम होने तक। बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, एंड चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का एनालिसिस वगैरह तो आपको देते ही देते हैं। बाकी कोशिश रहती है कि आपको जीके से रिलेटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर दे सकें। चलिए, क्वेश्चन आपका है कि मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों का काम मिलता है। देखिए, हाउ मैनी डेज ऑफ वर्क इज अवेलेबल अंडर मनरेगा स्कीम। देखिए, मनरेगा अगर स्कीम की बात करें तो यहाँ पर 100 दिन का काम मिलता है। 100 दिन यहाँ पर 100 डेज आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके साथ आपको क्या याद रखना है कि इसका जो अधिनियम है वो आपका 2005 में आया था। इसकी जो शुरुआत है वो 2006 में जाकर के हुई थी। और इसके साथ चीज़ ये याद रखनी है आपको कि ये आपका जब 2005 और 6 में था तो इसका जो नाम था वो था नरेगा। और इसका जो मनरेगा नाम की बात करें कि इसका नाम मनरेगा कब किया गया, तो मनरेगा आपका किया गया था 2009 के अंतर्गत। और इससे क्या याद रख सकते हैं आप, इससे आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो अगर किस राज्य में हुई थी आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत हुई थी जाकर के मनरेगा स्कीम की। 100 दिन का रोजगार मिलता है आपका, जो ग्रामीण क्षेत्र का ये आपका रोजगार है। इतनी चीज़ें हम मनरेगा से यहाँ पर याद रखेंगे। और हाल फिलहाल में क्या है कि इसके दिन बढ़ाकर के 125 भले कर दिए गए हैं। और ऑप्शन में अगर आपको देकर के पूछता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आपको 100 डेज ही मोस्टली अभी भी जब पूछा गया था आपको 100 दिन ही ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है। देखिए, यहाँ तो सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, सबसे ज़्यादा आपको ट्रॉफी याद रखनी है कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आपको बता चुके हैं। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसका जो संबंध है वो आपका क्रिकेट से है। इसके बाद साथ आपको रणजी वगैरह पता ही होगा, आपका देवधर ट्रॉफी हो गया, देवधर के साथ में आपका दिलीप ट्रॉफी हो गया। और इस तरह से आप याद रखेंगे। फुटबॉल में आप संतोष वगैरह ट्रॉफी याद रख सकते हैं। बाकी 2024 और 23-24 का जो आपका विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था, अगर इसकी हम बात करें तो आपका ये हुआ था जाकर के हरियाणा और राजस्थान के बीच में, यानी कि हरियाणा वर्सेस राजस्थान ये आपका खेला गया था फाइनल इसका जो था। और इसमें जो विजेता रहा है वो रहा हुआ था हरियाणा, यानी राजस्थान जो है इसको हार गया था विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में, और हरियाणा जो है इसका विजेता रहा हुआ था, जो कि आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। देखिए, हर क्वेश्चन चाहे वो आपका स्पोर्ट का हो, चाहे वाद्य यंत्र से हो, चाहे डांस का हो, चाहे फेस्टिवल का, चाहे पंचवर्षीय योजना का, सभी के मैंने पार्टिकुलर वीडियो करवा रखे हैं। सारे स्पोर्ट्स, सारे टॉपिक वाइज जो मैंने कवर कर रखा है, और उन सभी वीडियोज के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। जाकर के आप वहाँ से चेक करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। वहाँ से ही आपको याद रखना है कि आप आसानी से अगर आप जाकर के देखेंगे तो सारे टॉपिक वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट है कि 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने करी हुई थी। देखिए, 2011 अगर क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो इसकी जो मेजबानी हुई थी वो हुई थी संयुक्त रूप से, यानी कि संयुक्त मेजबानी थी इसकी। एक तो मेजबानी करने में आपका भारत रहा हुआ था, दूसरी बात करें तो दूसरा था यहाँ पर बांग्लादेश, और तीसरी अगर बात करें कि तीसरा देश कौन सा था तो तीसरा देश आपका रहा हुआ था श्रीलंका। यानी कि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इसकी मेजबानी करी। भारत इसका बन गया विजेता और श्रीलंका बन गया उप विजेता, ये आपको याद रखना है। 2023 का जो अभी आपका हुआ है तो 2023 की अगर बात करें तो 2023 वाला जो हुआ था वो आपका हुआ था जाकर के आपका भारत में, पूरा उसकी संयुक्त मेजबानी नहीं थी, केवल भारत ने किया हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, जो कि सबसे ज़्यादा बार जीत चुका है, यानी कि 5 बार जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता रह चुका है। सबसे अधिक बार है कोई टीम जो कि वर्ल्ड कप की विजेता रही हो वो ऑस्ट्रेलिया है।
और वर्ल्ड कप का पहला संस्करण की बात करें कब खेला गया, तो ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला संस्करण 1975 में खेला गया था और इसका जो विजेता था वो वेस्ट इंडीज रहा हुआ था। और भारत ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता वो 2011 में दूसरी बार जीता आपका, जो कि अभी बताया। और 1983 यानी कि 1983 में पहली बार जीता और कपिल देव जो है इसके कप्तान इस समय रहे हुए थे। और यहाँ पर हराया हुआ था वेस्ट इंडीज को, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को नोट भी करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि इस तरह से आपका यहाँ पर टॉपिक कवर हो जाएंगे सारे और आप आसानी से जो है यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, अगर मौर्य वंश की बात करी जाए कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो वृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो वृहद्रथ था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक कहलाया और इसकी हत्या करी हुई थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये भी याद रखना है कि इसकी जो हत्या करी वो करी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र जो शुंग था ये था शुंग वंश का संस्थापक, याद रखना है। और शुंग वंश के बाद वंश आता है कर्ण वंश आता है। और कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव कर्ण थे। पुष्यमित्र जो शुंग थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहद्रथ था। और मौर्य साम्राज्य से जो पहले वंश था वो था मगध पर आपका नंद वंश। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, जिसको 322 ईस्वी में क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया हुआ था। इसमें मदद ली थी चाणक्य, जिसे कि कौटिल्य भी कहते हैं। और 322 ईस्वी में मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी। देखिए, 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो ये कुल 2 चरणों में हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रश्न आपका कई एग्जामों में पूछा गया है और यूपी पुलिस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 चरणों में पूरी हुई है, एसएससी में तो कई बार आता है। और कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये भी क्वेश्चन आपका जीडी में भी पूछा गया है। कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे और ये काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत किया हुआ था। कितने 2011 की जनगणना में प्रश्न पूछे गए, तो 29 पूछे गए। 2 चरणों में आपकी जनगणना हुई थी। और सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन ये एक आधिकारिक जनगणना आपकी नहीं थी। और आधिकारिक जो जनगणना है वो जाकर के 1881 में हुई थी। ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पर, यानी कि लॉर्ड रिपन ने इसको करवाया 1881 में, जो कि ऑफिशियल आपका सेंसस था। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप जोड़ेंगे तो 15वीं जनगणना है आपकी 2011 वाली 15वीं नंबर की जनगणना है। लेकिन आज़ादी की अगर बात करें यानी 1947 के बाद से आप जोड़ेंगे, क्योंकि 1951 में हुई थी आज़ादी के बाद पहली जनगणना, तो देखेंगे तो 7वें नंबर की आपकी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन से नंबर की जनगणना है। और एक चीज़ याद रख लेंगे कि साक्षरता जो दर है आपकी 1951 में या देश की आज़ादी के समय भारत की कितनी थी, तो वो 18% थी आपकी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 18% जो थी साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट था भारत का आज़ादी के समय। और उसके साथ आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में आपकी 74.04% है। 74% आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2036 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे। देखिए, 2036 का ओलंपिक ही क्यों पूछा जाता है, इतना आगे का ओलंपिक आपसे क्यों पूछा जाता है। इसका रीज़न है कि जो 2036 में आपका ओलंपिक होने वाला है इसकी मेज़बानी करेगा भारत, इसलिए इसको पूछते हैं। 2036 में जो मेज़बानी है वो करेगा भारत। लेकिन अगर 2024 की बात करी जाए तो 2024 की मेज़बानी करेगा आपका पेरिस। और उसके साथ आपको याद रखना है, अगर 2026 का आपका पूछे, 2026 में आपका ग्रीष्मकालीन तो होना नहीं, होना है आपका शीतकालीन। आपका कौन सा होगा, शीतकालीन ओलंपिक होगा, जो कि आपका मिलान और कॉर्टिना में आपका आयोजित किया जाएगा। मिलान और कॉर्टिना में जो है आयोजित किया जाएगा, ये भी याद रखना है। इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि आपका 2028 वाला भी याद रखिए। 2024 तो पेरिस, 2028 वाला आपका होगा लॉस एंजल्स के अंदर होगा। और 2032 की बात करें कि 2032 का कहाँ पर होगा, तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आपका आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है। 2036 का आपको बता चुके हैं कि 2036 का जो आयोजन है वो आपका रहेगा यहाँ पर भारत में। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, हर अपडेट आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि सीआईएसएफ का वर्तमान महानिदेशक कौन है। अगर यहाँ पर सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक की बात करी जाए
तो आपका राहुल यहाँ पर रसगोत्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो राहुल रसगोत्रा था ये वर्तमान में सीआईएसएफ के आपके रहे हैं महानिदेशक, और ये आपका पूछा गया है, यानी कि राहुल रसगोत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर सीआईएसएफ का, सॉरी आपसे पूछा है, सीआईएसएफ का पूछा है। सीआईएसएफ के तो आपके नीना गुप्ता हैं, सीआईएसएफ को याद रखना, ये मिस्टेक देख लेंगे, आपको नोट कर लेना है। सीआईएसएफ के जो रहे हुई हैं आपके महानिदेशक वो नीना गुप्ता है। और राहुल रसगोत्रा की अगर बात करें तो राहुल रसगोत्रा जो आपको बताया ये आपके आईटीबीपी के प्रमुख हैं, यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, मैंने आईटीबीपी वाले बता दिया। आपका सीआईएसएफ की जो है वो नीना गुप्ता है, आपको याद रखना है, सीआईएसएफ की जो महानिदेशक हैं वो नीना गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि रंगाबाती लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए रंगाबाती अगर लोक नृत्य की बात करें तो आपका उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो रंगाबाती लोक नृत्य है ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और इसके साथ साथ कुछ आप नृत्य याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका खोरिया नृत्य याद रख सकते हैं, पूछा गया है आपके जीडी के एग्जाम में। खोरिया नृत्य की बात करें तो ये आपका संबंधित है हरियाणा से, आपको ये याद रखना है। और इसके साथ आप याद रख सकते हैं कंबाला त्यौहार भी आपसे एक दिन पूछा गया था। कंबाला त्यौहार में क्या होता है कि जुते हुए खेत होते हैं और उसमें भैंसों की दौड़ करवाई जाती है, ये आपका कंबाला फेस्टिवल होता है, ये आपको याद रखना है। और एक नृत्य आपका पूछा गया था, एक तो टिप्पाणी कई बार पूछा गया, ये आपको याद रख लेना, टिप्पाणी वगैरह कई बार पूछा गया। टिप्पाणी आपका गुजरात का है। और इसके साथ आपको याद रखना है ओसू अरी पूछा गया था, ओसू अरी भी यहाँ पर पूछा गया था, जो कि शायद आपसे पूछते हैं। ओसू अरी महोत्सव की बात करें तो ये अंडमान निकोबार का है, आपको याद रखना है, ये कहाँ का है आपका अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए थोड़ा कमेंट वगैरह आप सभी लोग करते रहा करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे काम करने के लिए, तो आप लोगों को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लाइक कमेंट जरूर करिए एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना में पुरुष साक्षरता कितनी थी। देखिए यहाँ पर पुरुष साक्षरता आपसे पूछी है। टोटल जो साक्षरता थी आपकी 74% थी भारत की। पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये आपकी 82% रही हुई थी, ये आपकी पुरुष साक्षरता 82%। और महिला साक्षरता जो है आपकी वो 65% रही हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और 1947 में जो साक्षरता थी आपको बताया था देश की आज़ादी के समय जब जनगणना आपकी करी गई 1951 में, तो मात्र 18% थी। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले टॉपिक में। नेक्स्ट आपके देखिए खिलाड़ी यहाँ पर आपसे पूछे गए। खिलाड़ी की अगर बात करें, पूछा है कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। और आपके 6 किसमें होते हैं अगर बात करें तो, और आपके 6 होते हैं वॉलीबॉल में। बाकी फुटबॉल आपका हो गया, क्रिकेट आपका हो गया, और हॉकी आपका हो गया। इन सभी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। और इसके साथ साथ अगर आपसे रग्बी फुटबॉल पूछ ले कि रग्बी फुटबॉल में कितने होंगे, तो रग्बी में आपके होते हैं कुल 15 खिलाड़ी। और इसके साथ आपको याद रखना है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में भी कुल 5 खिलाड़ी होते हैं आपके। और आपके देखें खो खो की बात करें तो खो खो में आपके होते हैं कुल 9 खिलाड़ी। इसके साथ में आपको बेसबॉल याद रखना है, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखेंगे। बेसबॉल में आपके कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो की बात करें तो पोलो में आपके खिलाड़ी होते हैं 4। वाटर पोलो की बात करें तो वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपके 7। ये सारे खिलाड़ियों की संख्या आप याद रखेंगे खेलों के अंदर, क्योंकि आपके पूछे जाते हैं। अगर नहीं याद रह सकते तो आप इसको नोट कर लो कहीं पर, आपके एग्जाम में जरूर इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में है। देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करें तो ये आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। 6ठी जो पंचवर्षीय योजना है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पहली आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरी आपकी थी वो महालनोबिस मॉडल पर थी। तीसरी आपकी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी, आपको याद रखना है। और 5वीं में आपका जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। बाकी पंचवर्षीय का पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे दिया हुआ है, तो जाकर के आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं। देखिए
राष्ट्रीय अगर एकता दिवस की बात करें तो इसको मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और ये मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इसके साथ आज है आपका आपका कल आपका 22 मार्च था। 22 मार्च को आप याद रखेंगे जल दिवस, 22 अप्रैल को आप याद रख लेंगे आपका पृथ्वी दिवस, और 22 मई को आप याद रख सकते हैं जैव विविधता दिवस, यानी कि जैव विविधता दिवस भी पूछा जाता है। इसके साथ आप याद रखेंगे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस आप याद रख सकते हैं, और आपको 23 जनवरी पराक्रम दिवस आप याद रख सकते हैं। और क्या आप याद रख सकते हैं, आप 22 अप्रैल याद रख सकते हैं, आपका अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक दिवस होता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी में भी। और आप क्या याद रख सकते हैं, हाँ 29 अगस्त आप याद रख लीजिए, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आपका खेल दिवस मनाते हैं, और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। ये पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी याद रखना है आपको कि खेल दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। देखिए अभिनव बिंद्रा की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था शूटिंग के अंदर। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला स्वर्ण पदक था भारत की तरफ से जीतने के लिए, 2008 में आपका जीता गया था। 2008 में जो आपका बीजिंग ओलंपिक चल रहा था, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो आप किसी ने व्यक्तिगत आपका जीता हुआ है गोल्ड मेडल, वो जीता नीरज चोपड़ा ने, और नीरज चोपड़ा ने जीता 2020 के अंदर, और टोक्यो का ओलंपिक था। और किसी महिला ने जो पहला पदक जीता हुआ था वो 2002 में जीता हुआ था कर्णम मल्लेश्वरी ने, और ये 2000 आपके यहाँ पर 2002 में जीता हुआ था, यानी कर्णम मल्लेश्वरी ने 2002 में जीता हुआ था। और बाकी मीराबाई चानू का भी संबंध जो है भारत तोलन से, जिससे कि कर्णम मल्लेश्वरी का था, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर, और इनका जो संबंध है वो है मणिपुर राज्य से। ये भी मणिपुर राज्य से इनका संबंध पूछा गया अभी हाल फिलहाल में आपका जीडी के एग्जाम में। नेक्स्ट आगे है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर है। देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये निर्भर थी आपके परमाणु द्रव्यमान पर, ये आपको याद रखना है। जो आपकी मेंडलीव की थी वो परमाणु द्रव्यमान पर स्थित है, और जो आपकी मान लो आधुनिक है वो परमाणु क्रमांक पर स्थित है। जो आधुनिक है आपकी वो किस पर स्थित है, वो आपके परमाणु क्रमांक पर आपकी स्थित है। और मेंडलीव वाली परमाणु द्रव्यमान पर स्थित था, और इसमें कुल 18 वर्ग दिए हैं और 7 आवर्त दिए हैं। ये भी आपके पूछा गया कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। देखिए मनु भाकर की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है निशानेबाजी से, यानी कि मनु भाकर का जो संबंध है वो किससे है, निशानेबाजी से। इसके साथ आपको याद रखना है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की बात करें इनका संबंध टेनिस से है। विकास कृष्णन की बात करें, ये भी आपका नाम पूछा गया है। विकास कृष्णन की अगर बात कर लें तो विकास कृष्णन है पेशे से मुक्केबाज, यानी कि बॉक्सिंग से इनका संबंध है। और इसके साथ साथ बॉक्सिंग से संबंध है अरुणा मिश्रा को, जो कि पूछे जा चुके हैं, यानी कि अरुणा मिश्रा भी आपका पूछा गया जीडी के एग्जाम में, इनका भी संबंध बॉक्सिंग से है। अमनजोत कौर एक पूछा गया आपका नाम जीडी के ही एग्जाम में। अमनजोत कौर की अगर बात करें तो अमनजोत जो कौर है इनका संबंध है क्रिकेट से, आपको याद रखना है। और आप क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर, आपका अपर्णा आपको याद रखना है, जो कि आपके बैडमिंटन से संबंधित है। और पीवी सिंधु आपका जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि स्पिनोजा पुरस्कार 2023 में किसे मिला। देखिए स्पिनोजा अगर पुरस्कार की बात करें 2023 में तो ये मिला हुआ था आपके जोईता गुप्ता को, यानी कि कहाँ किसको मिला, आपसे पूछे तो ये मिला जोईता गुप्ता को, यानी कि जोईता गुप्ता को दिया गया। 2 से 3 बार आपका क्वेश्चन पूछा गया बीजीडी में। जोईता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार मिला, और स्पिनोजा जो पुरस्कार है वो कहाँ का है, आपका नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है। और फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार आप कौन सा होता है, आपको पता ही होगा, पालन डी अवार्ड जो होता है वो आपका फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है। बाकी 2022 के लिए जो आपका नृत्य शिरोमणि पुरस्कार आपसे कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा रहा है हाल फिलहाल में, 2022 का जो नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है ये किसे मिला, तो ये मिला था अपर्णा सतीशन को, यानी कि ये किसको मिला, अपर्णा सतीशन को मिला था आपका। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो शोभना की बात करें तो इनका संबंध है कथक से,
और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और जो नाम आपके इसमें पूछे गए आपको याद रखना है, पहले तो आपको याद रखना है टी बाला सरस्वती, जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। इसके बाद आपको याद रखना है अखम लक्ष्मी, जो कि पूछा गया। अखम लक्ष्मी की बात करें तो अखम लक्ष्मी संबंधित है मणिपुरी से, ये भी पूछा गया है आपके। और गीता महालिक आपसे पूछा गया कि गीता महालिक किससे संबंधित है, तो गीता महालिक जो है वो उड़ीसी से संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। और आपको शंकर देव याद रखना है, शंकर देव क्षत्रिय के जनक हैं। गुरु विपिन सिंह जो हैं वो आपके यहाँ पर ओडिसी, गुरु विपिन सिंह आपके मणिपुरी के आपके जनक हैं। झावेरी बहनों का संबंध आपका मणिपुरी से। और केलूचरण महापात्रा जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी हो जाता है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, आपको याद रखना है। और अगर आपसे भूटान का पूछ ले तो भूटान का आपका होता है तीरंदाजी। और अगर यही यूएसए यानी कि अमेरिका का आपसे पूछ ले तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है बेसबॉल, आपको याद रखना है। और आपका चीन का अगर पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चीन का होता है आपका टेबल टेनिस, यानी टेबल टेनिस जो है वो चीन का होता है आपका, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो तोताराम शर्मा जो संबंधित हैं वो है पखावज से, ये आपका पूछा गया, पखावज से इनका संबंध है। बाकी शिव कुमार शर्मा संतूर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित रविशंकर सितार, अनुष्का शंकर सितार, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, सारे के सारे लोग तबला से संबंधित है। पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में अगर स्वच्छता की बात करें तो ये बने हुए हैं कैप्टन बाना सिंह, यानी कि जो कैप्टन बाना सिंह हैं ये बने हैं स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर। कैप्टन बाना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके चुनाव आयोग का अगर बताएं, इलेक्शन कमीशन का कौन बनाया गया है आपका ब्रांड एम्बेसडर, तो वो बनाए गए हैं राजकुमार राव, ये आपसे पूछा गया है जीडी के एग्जाम में। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। 3 वीडियो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपको बस लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट करना है और वीडियो को शेयर वगैरह कर देना है। डू सब्सक्राइब द चैनल, और वो आपको कर लेना है क्योंकि हर अपडेट यहाँ पर मिलेगी। बाकी आपको पता ही होगा कि हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर के आप वहाँ से जुड़ जाइए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।